नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के अगले 4 पाठों का ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में अध्ययन करेंगे। आगे के पाठ हैं 13, 14, 15 और 16। सारे के सारे जो चैप्टर हैं वो राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं। अक्सर यहाँ से हर एग्जाम्स में 5-7 प्रश्न उठाए जाते हैं, तो प्रत्येक प्रश्न अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लगातार वीडियो के साथ में आप बने रहें और PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य मंच को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का अपना पहला अध्याय है हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य। हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार हैं और हमारा इनके प्रति क्या कर्तव्य है, यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो देखिए, शिक्षा को कानूनी अधिकार घोषित करके 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो वह है 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत है। ऐसा प्रावधान किया गया था संविधान में कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, और वो अधिकार है अनुच्छेद अगर पूछ ले तो 21A है। ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 21A में ये प्रावधान है वो किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ये अटल बिहारी सरकार के द्वारा किया गया था 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन के दौरान। अगला देखिए, हमारे संविधान द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया? हमारे संविधान के द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो देखिए, मूल संविधान में कुछ भी नहीं था, लेकिन 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन किया गया था। उसमें 10 मूल कर्तव्य रखे थे, परंतु 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नया मूल कर्तव्य ये जोड़ा अनुच्छेद 51A के तहत कि 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा वो माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाएं, शिक्षा उपलब्ध करवाएं। ये कर्तव्य अटल बिहारी सरकार ने 86वें संवैधानिक संशोधन के दौरान जोड़ा गया था। वैसे 10 थे, परंतु वर्तमान में अगर पूछे तो 11 हैं। 11वां कौन सा है? वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों वाला, जिसमें जो ऊपर अपने अधिकार पड़ा है वो नीचे कर्तव्य माता पिता का कर्तव्य भी इसको बनाया है। अगला देखिए, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शारीरिक श्रम, यानी 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको शारीरिक श्रम नहीं करवाया जाएगा? ये किस संवैधानिक किस मौलिक अधिकार में बात की गई है? नहीं करवाया जाएगा। उसके विरुद्ध शोषण का विरुद्ध अधिकार भी एक बनाया गया है 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए। तो ये बात भी ध्यान में रखिए कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत किसी 14 से कम वर्ष आयु के बच्चे को शारीरिक श्रम नहीं करवाया जाएगा। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये ध्यान रखना, कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि 23 और 24 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 23 और 24 में इसका उल्लेख है वो किया गया है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। 23 और 24 के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये। अनुच्छेद 23 में तो बेगार का निषेध किया गया, अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का है, यानी बच्चों के लिए अनुच्छेद 24 आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें अनुच्छेद भी आप याद रखना, अनुच्छेद अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार कौन से मौलिक अधिकार में माना जाएगा? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है मित्रों। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। इसमें क्या है कि अनुच्छेद 32 में है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तथा अनुच्छेद 266 के तहत हाईकोर्ट के द्वारा 5 तरह की रिट दायर की जाती है। वो 5 तरह की रिटें हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिनिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट दायर की जा सकती है। दूसरी बात, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कह करके पुकारा है। ठीक है, संविधान की आत्मा या हृदय, जबकि जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या हृदय कह करके पुकारा है। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में। अच्छे से ध्यान रखना। खुद के लाभ के लिए दूसरों को जबरदस्ती करवाया गया कार्य क्या होता है? शोषण होता है ना। खुद के अपने लाभ के लिए अपन दूसरों से कार्य करवाते हैं तो दूसरों का अपन क्या करेंगे? शोषण। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 है। ठीक है ना, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कह करके पुकारा है। मौलिक अधिकार कौन कौन से बताए गए? अब
अपने मौलिक अधिकार कौन कौन से? 6 हैं। मूल संविधान में देखिए 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300 क में इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, ये बात भी आप अच्छे से ध्यान में रखना। तो पहला मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। वर्तमान में हमारे संविधान में नागरिकों को कुल कितने अधिकार प्रदान किए? 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। मूल संविधान में 7 थे। जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है मित्रों, ये ध्यान में रखना बहुत अच्छे से। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आपको बता दिया। सांस्कृतिक संबंधी शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29-30 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अपने को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद दिया गया है उसमें 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24 में आपको पीछे बता चुका हूँ। और स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का जो अपने को अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है, आशा करता हूँ सारी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये हो गई अधिकारों की बात। अब अपन चलते हैं संघीय सरकार की तरफ, यानी संघीय सरकार है। तो ये देख अधिकार है संविधान के भाग 3 में है। एक बात और बता दूं आपको, ये अधिकार संविधान के कितने नंबर भागों में इनका उल्लेख किया गया है? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान में रखना इस बात को भी। और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख अगर पूछ ले अपन को, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। संविधान के भाग 3 में इनका उल्लेख है। ये छोटी छोटी बातें अपन को ध्यान रखनी चाहिए, परीक्षा में अक्सर ऐसी बातें पूछ ली जाती हैं। और अपन ने सारी अधिकारों की चर्चा कर ही ली है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको एक बार फिर से बता दूं, अनुच्छेद 32 को बताया गया है। सांस्कृतिक संबंधी जो शिक्षा है, क्या लिखा है? सांस्कृतिक संबंधी शिक्षा संबंधी जो अधिकार है अपनी संस्कृति और शिक्षा, अनुच्छेद 29-30 में इसका उल्लेख किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका उल्लेख किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में इसका उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार है अपन को, तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 23 और 19 और 22 से उल्लेख किया गया है। और समानता का जो अधिकार है उसका उल्लेख 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। ठीक है, अच्छी तरीके से इन बातों का ध्यान रखना। और वर्तमान में अपने 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 7वां मौलिक अधिकार है उसको हटा दिया गया है और उसको अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया, जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको। अब संघीय सरकार, अब देखिए नीति निर्देशक तत्व एवं भाग 4 में है, उनका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक किया गया है। मूल कर्तव्य जो संविधान के में एक नया भाग 4 क जोड़ा गया था, इसमें मूल कर्तव्य हैं अपने 11 मूल कर्तव्य का अपन ने चर्चा किया था ना, अपने कितने मूल कर्तव्य हैं, कितना मौलिक कर्तव्य। ये देखो, ये प्रश्न आया था पीछे, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इनका संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन तंत्र के द्वारा जोड़ा गया था। सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिशों से इनको जोड़ा गया था। भाग 4 क में उल्लेख है। अब संघीय सरकार की अपन चर्चा करते हैं। अब देखिए, मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? पहला प्रश्न, तो प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद का मुखिया। जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, पदच्युत या फिर मृत्यु या फिर अन्य किसी कारणों से राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति भी कहा जाता है। थल, जल और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है? तो कोई भी नियुक्ति देखो राष्ट्रपति करता है। भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, राष्ट्र में अगर वित्तीय संकट आने पर कोई विपत्ति यानी आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो वित्तीय संकट आने पर अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल लगाया जाता है, जो अब तक कभी भी नहीं लगा है। किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है, यानी कोई राज्य में सरकार नहीं चल पाती है, संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर वहां पर आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाएगा? तो अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल है वो लगाया जाएगा। अगर अपने देश पर किसी युद्ध है, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाए तो उस स्थिति में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाएगा? तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जाएगा। ये तीनों अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि बाह्य आक्रमण के समय कौन सा आपातकाल लगेगा? तो अनुच्छेद
352 के तहत आपातकाल लगेगा। अगर राज्य की स्थिति संवैधानिक संकट में आ गई है, संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, तो किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगेगा? तो अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं अपन। राष्ट्र में वित्तीय संकट यानी अपने पास पैसे वैसे नहीं होते हैं, तो वित्तीय संकट की स्थिति में आपातकाल 360 लगता है, जो आज तक कभी भी नहीं लगा है। ठीक है। अब देखिए, आपको मैं राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा और बता दूं, एक छोटी सी लाइन याद करनी है आपको। राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे। राष्ट्र का निर्माण रिक्त पद राष्ट्र का निर्माण रिक्त पद पर 8 शर्तें शपथ महान। ये छोटी सी एक लाइन याद रखनी है आपको। राष्ट्र का पद रिक्त, आप लिख लेना साथ साथ, राष्ट्र का पद रिक्त पुनर्निर्माण, राष्ट्र का निर्माण रिक्त पद, राष्ट्र का निर्माण आएगा, राष्ट्र का निर्माण रिक्त पद पर, राष्ट्र का निर्माण रिक्त पद पर पुनर्निर्वाचन, रिक्त पद पर 8 शर्त शपथ महान। यानी राष्ट्र से अनुच्छेद 52 के तहत यह कहा गया कि अपने देश का एक राष्ट्रपति होगा। कहा से मतलब इस कार्यपालिका की शक्तियां होती है अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति के साथ में। निर्माण से मतलब अनुच्छेद 54 के तहत निर्वाचन पद्धति है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 55 में यानी एक राष्ट्रपति होगा अपने देश का। रिक्त अनुच्छेद 56 पद पर यानी 5 वर्ष तक ये पद पर बना रहेगा। और 57 में पुनर्निर्वाचन होगा। और 58 में अर्हता यानी योग्यता, 8 योग्यताएं राष्ट्रपति के पास में। और 59 में शर्तें में राष्ट्रपति की क्या क्या शर्तें होती हैं। 60 में राष्ट्रपति शपथ लेगा। और 61 में महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। एक छोटी सी पंक्ति है, राष्ट्र का निर्माण रिक्त पद पर, राष्ट्र का निर्माण रिक्त पद पर 8 शर्तें शपथ महान। ये छोटी सी लाइन याद रख लेना। इसमें राष्ट्र से अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होगा। का से 53 अनुच्छेद में कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में होगी। अनुच्छेद 54 में निर्माण यानी निर्वाचन की पद्धति है। रिक्त में यानी राष्ट्रपति के पद होगा। 56 में 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। 57 में पर यानी पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। 58 में 8 योग्यताएं दी गई हैं। 59 में राष्ट्रपति की शर्तें हैं। 60 में शपथ लेगा राष्ट्रपति। 61 में महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। इस प्रकार से इस लाइन से आपको राष्ट्रपति पूरा अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री पद हेतु आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष। केवल कैबिनेट मंत्रियों से किसका गठन होता है? कैबिनेट मंत्री ही मंत्रिमंडल में होते हैं। जैसे राज्य मंत्री हैं वो उसमें शामिल नहीं होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मंत्री परिषद। परंतु मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ कौन से मंत्री आएंगे? कैबिनेट मंत्री ही शामिल किए जाएंगे। राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल देश में लागू कर सकता है? तो 3 प्रकार के आपातकाल अपने पीछे पड़े हैं। युद्ध की स्थिति में, संवैधानिक संकट स्थिति में और वित्तीय स्थिति में राष्ट्रपति है 3 प्रकार से देश में लागू हो सकता है राष्ट्रपति शासन। किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। उपराष्ट्रपति पद के हेतु आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष की होती है। देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति दूसरा सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति कार्यों एवं शक्तियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। कार्यों और शक्तियों को देखो, समकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां, 2 प्रकार की शक्तियां होती है राष्ट्रपति के पास। किस माध्यम से संसद राष्ट्रपति उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है? तो ये महाभियोग प्रक्रिया के दौरान होती है। वो राष्ट्रपति, संसद व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है महाभियोग के दौरान। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। किसे भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष की। संसद के समक्ष बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? कार्यपालिका के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कार्यपालिका होती है, इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होती है। संसद का प्रथम कार्य कौन सा है? कानून बनाना कार्य होता है संसद का मुख्य कार्य। संसद के किस सदन को स्थायी सदन भी कहा जाता है? तो राज्यसभा होती है, वो स्थायी सदन माना जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये कभी भी भंग नहीं होती है, यानी प्रत्येक 2 वर्ष बाद में इसमें एक 3/4 जो लोग हैं वो स्थानांतरित होते रहते हैं, परंतु ये कभी भी भंग नहीं होती है। लोकसभा की तरह स्थायी सदन होता है ये। राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली बताइए।
राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है, यानी गुप्त मतदान के माध्यम से होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और आम जनता के द्वारा इसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो देखो, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों और संघ के केंद्र शासित प्रदेशों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, जो अपन ने ऊपर भी चर्चा की है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को, और 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है। इस प्रकार से अगर पूछ ले परीक्षा में, एक बार पूछा गया था कि संसद में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य निर्वाचित किए या मनोनीत किए जाते हैं, तो उसमें 14 ऑप्शन था, वही सही माना था। 12 सिर्फ राज्यसभा में करता है, 2 लोकसभा में, इसलिए 14 होते हैं टोटल। राज्यसभा में कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? 238 का। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्वाचित हो सकती है? तो 250 अधिकतम होती है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की चाहिए। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संसद का कौन सा भाग उच्च सदन कहलाता है? उच्च सदन। राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होती है। संसद का कौन सा सदन है वो निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। इसको लोकसभा को निम्न सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है, या अस्थायी सदन भी कह सकते हैं। अस्थायी सदन लोकसभा को ही कहा जाता है। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा की बैठकों के संचालन लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो देखो, 2 सदस्य और 12 राज्यसभा में, इस प्रकार से 14 सदस्य संसद में मनोनीत करता है राष्ट्रपति। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या? 545, अधिकतम 552 हो सकती है। नीचे वाला प्रश्न है कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है सदस्यों की? तो 552, वर्तमान में 545 है। हमारी संसद के कितने भाग होते हैं? हमारी संसद के राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, वैसे संसद के भाग 3 माने जाते हैं। देखो, ठीक है ना, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ही संसद बनती है। ठीक है, हमारी संघीय व्यवस्थापिका होती है, संसदीय ही मानी जाती है। संसद की बैठक आयोजित करने व पहली बैठक को सबसे पहले संबोधित करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही होता है। भारत में शासन का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति ही माना जाता है। राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करता है तो वो कानून नहीं माना जाता है, यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही वो क्या बनता है? कानून या विधेयक पास होता है। किन के मिलने से संसद का गठन होता है? संसद का गठन होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलेंगे तब जाके संसद बनेगी। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और संघीय व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होती हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। सामान्यतः जब किसी भी देश के शासन की सारी शक्तियाँ एक स्तर पर केंद्रित हो जाती हैं तो उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। जब किसी भी देश में शासन की शक्तियाँ राज्यों और केंद्र के बीच में विभाजित हो जाती है तो उन्हें संघीय शासन व्यवस्था, अपने भारत देश की संघीय शासन व्यवस्था है। राज्यों के पास में भी कुछ शक्तियां हैं और कुछ केंद्र के पास में शक्तियां हैं, परंतु जो विधेयक या कानून होता है वो केंद्र वाला ही मान्य होता है। अब 15 का अपना चैप्टर है कानून व्यवस्था और न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी हाईकोर्ट वगैरह। तो देखिए, निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध ऊपरी अदालत में पुनः विचार हेतु जाना क्या कहलाता है? ये एक अपील दायर की जाती है, यानी अपन निचली अदालत के फैसले से खुश नहीं है तो अपन हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट से अपन सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो उसे अपील करना कहते हैं। अपने अधिकारियों की रक्षा के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र क्या कहलाता है? ये याचिका दायर की जाती है। राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ पर खोला गया था? तो अपने राजस्थान में राज्य का पहला ग्राम न्यायालय बस्सी, जयपुर में खोला गया था। राज्य में ग्राम न्यायालयों की स्थापना किस एक्ट यानी किस कानून के तहत की गई थी? तो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत की गई थी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करता है? संबंधित राज्यपाल, यानी राज्य का कोई हाईकोर्ट होता है तो उसमें न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति होता है, वो राज्य के राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सिफारिशों पर करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की किस अधिकतम आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो 62 वर्ष। ये ध्यान रखना, उच्च न्यायालय की 62 है और उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट वाले हैं उनकी 65 वर्ष है।
राजस्थान का उच्च न्यायालय की एकल पीठ यानी एक खंडपीठ बेंच कहाँ पर है? तो एक खंडपीठ जयपुर में है, मुख्य न्यायालय है वो अपना जोधपुर में है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है, इसकी बेंच है वो जयपुर में स्थित है। ये पूछे गए प्रश्न है कई कई बार। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते किस निधि से जारी किए जाते हैं? ये राज्य की संचित निधि से जारी किए जाते हैं। ये अनुच्छेद 266 में है, संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर रहते हैं? तो 65 वर्ष तक, जबकि उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जो अपना होता है किसी राज्य का, उनकी उम्र है न्यायाधीशों की वो 62 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के परामर्श से करता है। न्यायपालिका में राष्ट्रीय स्तर पर किसका प्रावधान सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय में? तो ये दिल्ली में है अपना। हमारे देश में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था? एकीकृत न्याय व्यवस्था है हमारे देश की। सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम वो 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम बना था, जो 2005 को संसद में पारित हुआ था। ये अपने कोर्स में ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है रीट में। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 मई 2005 को कानून बना था, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। अतः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण देश में 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया था। संप्रभु राष्ट्रों में आपसी संबंधों को संचालित करने वाले कानून क्या कहलाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं। विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रीय कानून कहलाते हैं। ठीक है ना। परंपराओं, रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित कानून क्या कहलाते हैं? ये सामाजिक कानून होते हैं। परंपराओं पर, रीति रिवाजों पर, धार्मिक मान्यताओं पर जो कानून बनाए जाते हैं उन्हें सामाजिक कानून कहा जाता है। वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष की होनी चाहिए, जिसके बाद में अपना ड्राइविंग लाइसेंस है वो बन जाता है। अब 16 का पाठ है, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा। सैन्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी किससे जुड़ सकते हैं? तो एनसीसी या स्काउट गाइड से जुड़ सकते हैं सैन्य शिक्षा का प्रशिक्षण लेने के लिए। युद्ध के दौरान प्रशासन और नागरिकों द्वारा अपने घरों एवं ऑफिसों में अंधेरा रखना क्या कहलाता है? ये ब्लैक आउट कहलाता है। युद्ध के दौरान ये होता है कि अपन घरों में लाइट नहीं जला सकते, क्योंकि जो दूसरा अपना शत्रु होता है वो अपने ऊपर से बमबारी कर सकता है, इसलिए चारों तरफ अंधेरा ही रहता है, इसे ब्लैक आउट कहा जाता है। भारत की जलीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। भारत की थलीय सीमा की लंबाई 15200, ये ध्यान में रखना, पूछी जा सकती है। प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में मिला था। प्रथम परमवीर चक्र है भारत में मेजर सोमनाथ को। और अपने राजस्थान की बात करें तो मेजर पीरू सिंह को मिला था। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना। भारतीय सेना कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं, थल, जल और वायु, 3 सेनाएं होती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कितने प्रकार है? 2, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा भी होती है। राष्ट्र का निर्माण के लिए कितने तत्वों का होना आवश्यक है? 4 तत्वों का होना आवश्यक है, भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। ये छोटी सी लाइन है, इनमें से देखो आपको मैं बता दूं स्पेशली कहाँ से प्रश्न उठाया जा सकता है। 2 तो ये लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की जलीय सीमा की लंबाई 7516, भारत की थलीय सीमा की लंबाई 15200। प्रथम परमवीर चक्र पूछ सकता है अगला, भारत का है ये मेजर सोमनाथ, आपको ऑप्शन में पीरू सिंह जरूर मिलेगा, परंतु भारत का सोमनाथ को मिला था, सोमनाथ शर्मा को 1947 में। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति, ये तो मुश्किल है, नहीं पूछ सकता है। फिर अपन अगर चर्चा करें तो राष्ट्र के निर्माण में किन किन तत्वों की आवश्यकता होनी आवश्यक है, तो ये भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार, इनको आप अच्छे से याद रखो। आशा करता हूँ कि प्रत्येक पाठ आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। आगे की चैप्टरों की चर्चा हम शाम की वीडियो में करेंगे।